एक आम इंसान दिन भर कितने सारे काम करता है। सोता है, जागता है, खाता है, पीता है, भागता है, खेलता है और इवन रेस्ट भी करता है। आपने कभी नोटिस किया कि हमारी बॉडी कैसे खुद को उस कंडीशन के हिसाब से बैलेंस करने में लगी रहती है। दिन भर अपने अंदर मुरम्मत का काम करती रहती है ताकि हम सही तरह से काम कर सकें। लेकिन कैसे? बॉडी में ऐसा क्या है जो ये काम करता है? कभी आपने सोचा? तो फिर चलिए आज मिलते हैं इस कहानी के मैकेनिक के साथ। द फीडबैक मैकेनिज्म। ओके, लेट्स स्टार्ट। फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, फीडबैक एंड मैकेनिज्म मतलब एक ऐसा मैकेनिज्म जो किसी फीडबैक पे बेस्ड पर काम कर रहा हो। एक ऐसा प्रोसेस जो मिलने वाले फीडबैक को एनालाइज करता है और उसे यूज़ करता है सिस्टम की मॉडिफिकेशन के लिए। सिस्टम की मॉडिफिकेशन वो क्यों करेगा फीडबैक की बेस पर? ताकि वो सिस्टम सही से फंक्शन करता रहे और आने वाले चेंजेस के हिसाब से खुद को मॉडिफाई कर सके। जब वो मॉडिफिकेशन करेगा तो इसका मतलब है कि वो सिस्टम ऑप्टिमाइज फंक्शनिंग कर रहा होगा। तो फीडबैक मैकेनिज्म का क्या पर्पज़ है? अपने सिस्टम की सेल्फ रेगुलेशन करना और सेल्फ करेक्शन करना। लेट्स सपोज इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आज आपको किसी ने बताया कि आज आप इस तरह से लग रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई करेंगे। तो वो जो आपको किसी ने बताया है वो आप क्या कर रहे हैं, उस फीडबैक की बेस पर अपने आप को रेगुलेट कर रहे हैं, अपनी सेल्फ करेक्शन कर रहे हैं। अब ये फीडबैक मैकेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में होती है। जिस तरह अभी एग्जांपल के केस में आप सिस्टम थे, इस तरह इंजीनियरिंग के केस में मशीन सिस्टम होगी, बायोलॉजी के केस में एक ह्यूमन बॉडी सिस्टम होगी और इकोनॉमिक्स साइकोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में काम करती है। तो इस टाइम हम बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल फीडबैक मैकेनिज्म जो ह्यूमंस में काम करती है। जो बायोलॉजिकल फीडबैक मैकेनिज्म है उसका नाम है फीडबैक रेगुलेशन लूप। हम देख लेते हैं क्या होता है। नेम से पता चल रहा है, फीडबैक मतलब रिस्पॉन्स, रेगुलेशन मतलब बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की इंटरनल रेगुलेशंस हो रही हैं और लूप मतलब साइकिल मैनर में बार बार कॉन्टिन्यूसली हो रही हैं। तो फीडबैक रेगुलेशन लूप क्या होगा? एक ऐसी बॉडी की इंटरनल रेगुलेशन का सिस्टम जो बार बार कॉन्टिन्यूसली रिस्पॉन्स की बेस पे अपने आप को चेंज करे, मॉडिफाई करे ताकि बॉडी ठीक से काम कर सके। बाय डेफिनेशन, a physiological regulation system in a body that works to return the body to its normal internal state in a continuous dynamic manner. क्यों ज़रूरी है फीडबैक? क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? बेसिकली तो फीडबैक रेगुलेशन बॉडी को स्टेबल रखने में हेल्प करता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में हेल्प करता है, बैलेंस प्रोवाइड करता है बॉडी को। उसके अलावा सेकंड पॉइंट है, ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। हमें पता है होम्योस्टेसिस की मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। अगर होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी में मेंटेन नहीं होगी तो हमारी बॉडी सही से फंक्शन नहीं कर सकेगी। और वो होम्योस्टेसिस करवाता कौन है? वो असल में फीडबैक मैकेनिज्म ही होता है जो करवा रहा होता है। अगर फीडबैक मैकेनिज्म नहीं होगा तो होम्योस्टेसिस नहीं होगी, होम्योस्टेसिस नहीं होगी तो हमें डिजीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि फीडबैक मैकेनिज्म हमें डिजीज़ से भी प्रिवेंट करता है और हमें एक ऑप्टिमम फंक्शनिंग प्रोवाइड करता है, बॉडी को ऑप्टिमम फंक्शनिंग के लिए हेल्प करता है। इसके अलावा स्ट्रेस और चैलेंजेस के इन्वायरमेंट में भी रिस्पॉन्स करने में हमें हेल्प करता है और एडॉप्टेशंस के लिए भी ज़रूरी होता है। कुछ ऐसे इन्वायरमेंट जो बॉडी की सर्वाइवल को चैलेंज करते हैं, उसे डिफ़िकल्ट बनाते हैं, तो होम फीडबैक रेगुलेशन ही होता है जो बॉडी को एडॉप्टेशन प्रोवाइड करता है, उसको इस तरीके से अडॉप्ट करता है कि वो उन सिचुएशन और इन्वायरमेंट के साथ कम्पैट कर सके, उनके साथ लड़ सके। इसकी एक एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि हमारी बॉडी असल में काम किस तरीके से करती है। हमें प्यास लगती है, सबको प्यास लगती है। प्यास का ताल्लुक किस चीज़ से उसका रिलेशन है? वाटर के साथ है। ज़ाहिर बात है जब हमारे बॉडी में हाइड्रेशन यानी वाटर कंटेंट ऊपर नीचे हो रहा होगा, ज़ाहिर बात है कम हो रहा होगा, तब हमें प्यास लगती है। तो हमारी बॉडी जिस मैकेनिज़्म के थ्रू, जिस फीडबैक मैकेनिज़्म के थ्रू हमारी वाटर रेगुलेशन करती है, हमारी वाटर की कमी को दूर करती है, उस प्रोसेस का नाम है थर्स्ट। क्या होता है कि जब हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन फील होती है या हमारी बॉडी में फ्लूइड इम्बैलेंस होता है, तो जो हमारे ब्रेन का हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है वो उसको डिटेक्ट करता है और वो ऐसी सेंसेशन प्रोड्यूस करता है कि इंडिविजुअल थर्स्ट फील करे। उस सेंसेशन का नाम है थर्स्ट। जब हमें प्यास लगेगी तो इंडिविजुअल क्या करेगा? मोटिवेट होगा और वो जाकर पानी पिएगा। जब वो पानी पिएगा तो बॉडी का फ्लूइड लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा और सेंसेशन ऑफ थर्स्ट ख़त्म हो जाएगी, हमारी प्यास ख़त्म हो जाएगी और इस तरह से एक फीडबैक लूप कंप्लीट हो जाएगा। अनटिल तब तक जब तक एक नेक्स्ट साइकिल कंप्लीट ना हो जाए, मतलब हमें दोबारा से प्यास ना लगे, हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो तो दोबारा से प्यास ना लगे। इसका मतलब है कॉन्टीन्यूसली फीडबैक लूप काम कर रहा है वाटर की मेंटेनेंस के लिए। तो ये किस तरीके से काम करता है फीडबैक मैकेनिज्म? फीडबैक मैकेनिज्म असल में चेंज के अराउंड काम करता है। कोई भी चेंज जो आपकी बॉडी के ऊपर आया है, जो आपकी बॉडी को इफेक्ट कर रहा होगा, वो जब आता है तो उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है हमारा फीडबैक मैकेनिज्म और ट्रिगर हो जाता है। मसलन क्या चेंज आ सकता है? जिस तरह से आपने गलती से गर्म चीज़ पर हाथ रख दिया या आपने पानी पिया तो वो चेंज होगा, तो उस चेंज का नाम है स्टिमुलस।
अब वो क्या करेगा, वो उस स्टिमुलस को इस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा कि वो एक्चुअल स्टिमुलस के ऊपर ही जाके इफेक्ट करे, बॉडी के किसी और पार्ट के ऊपर इफेक्ट ना करे, बल्कि उस पार्ट के ऊपर ही जाकर इफेक्ट करे, उस स्टिमुलस के ऊपर इफेक्ट करे। कैसे? हम एक एग्जांपल देते हैं। जैसे आपने पानी पिया, तो वो जो पानी है वो क्या कर रहा है, वो चेंज लेकर आ रहा है, वो वाटर चेंज कॉज कर रहा है, तो वाटर क्या है, स्टिमुलस। अब हमारी बॉडी क्या करेगी, ट्रिगर हो गई, फीडबैक मैकेनिज्म ट्रिगर हो गया वाटर से। अब उस वाटर के ऊपर ऐसे रिस्पॉन्स शो किया जाएगा कि उसे या तो कम किया जाए या ज़्यादा किया जाए। अगर तो हमारी बॉडी में वाटर की ज़रूरत है तो उसे एब्जॉर्ब किया जाएगा, उसे बॉडी में रखा जाएगा। लेकिन अगर वाटर की ज़रूरत नहीं है तो फिर उसे बॉडी से निकाला जाएगा। तो क्या होगा, हमारी बॉडी इस तरह से काम करती है स्टिमुलस के अराउंड। अब उसे काम करने के 5 मेन कंपोनेंट्स हैं, बेसिकली 3 मेन कंपोनेंट्स हैं और 2 साइड के कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 है स्टिमुलस, वही जो चेंज, ऐसा फैक्टर या वेरिएबल जो चेंज लेकर आ रहा है उसे हम कहेंगे स्टिमुलस। अब आपके पास स्टिमुलस आया, उस स्टिमुलस को कौन डिटेक्ट करेगा, जो उसे डिटेक्ट करे, जो उसे सेंस करेगा, उस पार्ट का नाम है रिसेप्टर। रिसेप्टर्स उसी जगह पर होते हैं जहाँ पर चेंज आ रहा है। अगर आपने गर्म चीज़ पर हाथ रखा है तो वो जो फिंगर के इर्द गिर्द वाले, अगर आपने फिंगर रख दिया है तो वही आपके रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है। और वो क्या करेंगे, उसको डिटेक्ट करेंगे, आपके फिंगर्स डिटेक्ट करेंगे, लेकिन आपके फिंगर्स कुछ कर नहीं सकती। वो मैसेज सेंड करेंगी ऊपर कंट्रोल सेंटर को कि अब ये प्रॉब्लम आ गया तो हमें क्या करना है। कंट्रोल सेंटर बेसिकली एक इवेल्युएटर होता है जो काम करता है, जो एक्चुअल काम करता है। वो क्या करता है, उस इन्फॉर्मेशन को, जो भी मिलने वाली इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करता है और पहले से सेट हुई हुई वैल्यू के साथ कंपेयर करता है। अगर तो वो वैल्यू नॉर्मल होती है तो वो उसे कुछ भी नहीं करता, लेकिन अगर वो डेविएट कर रही होती है तो वो क्या करेगा, ब्रेन उसे कम करने की कोशिश करेगा या ज़्यादा करने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर एक रिस्पॉन्स शो करेगा। और वो रिस्पॉन्स किसके थ्रू शो करेगा, इफेक्टर्स के थ्रू। इफेक्टर्स नाम से पता चल रहा है कोई ऐसी चीज़ जो इफेक्ट, जो चेंज लेकर आ रही है, उसे कहेंगे इफेक्टर। कंट्रोल सेंटर खुद काम नहीं करेगा, वो इफेक्टर को भेजेगा, इफेक्टर को मैसेज भेजेगा कि तुम ये काम करो। अब वो इफेक्ट उसे कहेगा कि इफेक्ट चेंज करो, इफेक्ट लेकर आओ। तो वो स्टिमुलेटरी इफेक्ट भी हो सकता है और इनहिबिटरी इफेक्ट भी हो सकता है। जिस तरह से उसको कंट्रोल सेंटर इंस्ट्रक्शंस देगा वो उसके अराउंड काम करेगा और वापस से उस चीज़ को नॉर्मल वैल्यू की तरफ लेकर आने की कोशिश करेगा। अब ये सारी कम्युनिकेशन जो हो रही है किसी चीज़ के थ्रू ही हो रही होगी, कि किसी कम्युनिकेटर के थ्रू हो रही होगी। तो जो इस केस में कम्युनिकेटर होगा, जो उस वेरिएबल को, जो उस फैक्टर को, जो उस स्टिमुलस को इफेक्ट करेगा, उसे कंट्रोल करेगा, वो क्या होगा, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जिस तरह से हमारी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो इस मैसेज को लेकर जाते हैं आगे पीछे, या फिर केमिकल सिग्नल्स होते हैं जिसे हम हार्मोन्स कहते हैं। हम इसको एक जनरल एग्जांपल से समझते हैं इन सब कंपोनेंट्स को। लेट्स सपोज आप एक ऑफिस में गए, ऑफिस बिल्कुल नॉर्मल था, ठीक है, तो वो ओके था। अब आप वहाँ पर गए तो आपने जाकर डोर नॉक किया उस ऑफिस का, तो आप क्या है, स्टिमुलस जो चेंज लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अब वो चेंज को डिटेक्ट कौन करेगा, डोर पे बैठा हुआ वॉचमैन। वो आपसे पूछेगा क्या मसला है, तो रिसेप्टर है वो वॉचमैन। वो क्या करेगा, आपसे इन्फॉर्मेशन लेगा और जाके अपने हेड को, कंट्रोल सेंटर को जाके बताएगा कि बाहर एक स्टिमुलस आया है और वो ये बात कर रहा है, तो आप बताएं इसका क्या करना है। अब कंट्रोल सेंटर अपने पहले से पड़ी हुई सेट हुई हुई वैल्यूज़ इन्फॉर्मेशन से आपको कंपेयर करेगा। अगर तो आपने उनको बताया होगा कि आप आ रहे हैं तो वो कहेंगे इसको अंदर ले आओ, और अगर आपने नहीं बताया हुआ तो वो पूछेगा इससे पूछो क्या मसला है, क्यों आया, या इस तरह की बातें, ठीक है। अब वो जिसके थ्रू वापस उस वॉचमैन को मैसेज जाएगा, वो अपना पीएन, अगर आपने लेट्स सपोज उससे कहा हुआ है कि मैंने मिलने आना है, तो वो अपने पीएन को भेजेगा कि जाओ और जाके उसे अंदर लेकर आओ, यानी आपको अंदर लेकर आओ। तो वो पीएन क्या होगा, वो इफेक्टेड होगा जो इफेक्ट कॉज कर है, और जिसके थ्रू ये सब सिग्नलिंग हुई है, जिसके थ्रू ये सब बात हुई है, वो क्या होगा, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और वो क्या होगा, फ़ोन, टेलीफोन कॉल होगी। तो आपको इस एग्जाम्पल से समझ आ गई होगी कि इन कंपोनेंट्स की क्या फंक्शन है और वो किस तरीके से काम करते हैं। अब क्या डिफरेंट टाइप्स हैं फीडबैक मैकेनिज्म की। असल में जो स्टिमुलस के ऊपर रिस्पॉन्स है वो किस टाइप का रिस्पॉन्स है, वो बताएगा कि इस टाइम फीडबैक रेगुलेशन की कौन सी टाइप है। अगर तो अच्छा रिस्पॉन्स है तो इसका मतलब है कि गुड है, और अगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है तो इसका मतलब है कि बैड है। तो उस रिस्पॉन्स की बेस पर देखा जाएगा कि क्या टाइप है। बेसिकली फीडबैक मैकेनिज्म की 2 टाइप्स हैं, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव नेम से पता चल रहा है इंक्रीज, एंड नेगेटिव नेम से पता चल रहा है डिक्रीज। अगर तो बोर्ड कंट्रोल सेंटर कहेगा कि इस स्टिमुलस को इंक्रीज़ किया जाए तो वो क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक, और अगर वो कहेगा कि इसे डिक्रीज़ किया जाए तो वो क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक। हम इनको 1 बाय 1 देख लेते हैं। पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, पॉजिटिव नाम से पता चल रहा है इंक्रीज़, मतलब स्टिमुलस को इस तरीके से रिस्पॉन्ड किया जाए कि उसे इंक्रीज़ किया जाए। मतलब एक कंपोनेंट एक्टिवेट हो रहा होगा तो उसकी वजह से बाकी कंपोनेंट भी एक्टिवेट हो रहा होगा। जब एक्टिवेशन ज़्यादा चीज़ों की हो रही है तो
स्पीड अप हो जाएगा रिएक्शन एक्टिवेशन की वजह से, और स्टिमुलेशन भी ज़्यादा हो जाएगी और एक्सेलेरेशन भी ज़्यादा हो जाएगी उस प्रोसेस की। लेकिन जब ज़्यादा एक्सेलेरेशन और स्पीड अप हो जाएगी तो हार्मोन कंसंट्रेशन क्योंकि या न्यूरो ट्रांसमीटर कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि सिग्नलिंग तो वो कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारी बॉडी अपने स्टार्टिंग पॉइंट से भी अलग मूव कर जाएगी और होम्योस्टेसिस से भी मूव कर जाएगी। तो ये तो मसला हो जाएगा, बैलेंस बॉडी का ख़राब हो रहा है। इस वजह से बायोलॉजिकल सिस्टम्स में फीडबैक लूप इतना नहीं होता, पॉजिटिव फीडबैक लूप इतना नहीं यूज़ होता। हाँ, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर अगर मॉडरेशन में इसको यूज़ किया जाए तो ये इंडिविजुअल के लिए हेल्पफुल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लड क्लोटिंग, आपको कोई चोट लगी है, लेट्स सपोज आपको गलती से कोई तिनका लग गया, आपको कोई निडल लग गई है, तो वो क्या है, वो स्टिमुलस है। उससे क्या होगा कि आपकी ब्लड वेसल में टीयर आ रहा है, वाउंड आ रहा है, जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। अब आपका फीडबैक साइकिल फ़ौरन से इनिशिएट हो जाएगा, फ़ौरन से काम करने में आएगा। रिसेप्टर कौन होगा, वो बाउंडेड ब्लड वेसल जो उसको डिटेक्ट करेगी। और कंट्रोल सेंटर क्या होगा, मैंने कहा था हमेशा ब्रेन कंट्रोल सेंटर नहीं होता, इस केस में कंट्रोल सेंटर होगा वो प्लेटलेट्स और क्लोटिंग फैक्टर। हमें पता है हमारी क्लोटिंग का एक अलग प्रोसीजर होता है, तो वो उसके थ्रू काम करता है। तो उस क्लोटिंग फैक्टर पे जो क्लोटिंग फैक्टर्स उसको देख रहे होते हैं और जो प्लेटलेट्स होते हैं वो क्लोटिंग स्टेटस को डिटरमाइन करते रहते हैं। साथ साथ क्या होता है कि प्लेटलेट्स आकर उस जगह के साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं, एडहियर कर जाते हैं उस वॉल के साथ और रिलीज़ करते हैं केमिकल। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म अब यहाँ पर स्टार्ट हो गया। वो ऐसे केमिकल रिलीज़ करते हैं कि वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं प्लेटलेट्स को। जितने ज़्यादा प्लेटलेट आकर अटैच होंगे उतना ज़्यादा प्लेटलेट प्लग बनेगा और हमें वहाँ पर आसानी होगी उस ब्लड को रोकने में। तब तक काम करते रहेंगे जब तक के लिए प्लेटलेट प्लग नहीं बन जाएगा। तो जो इफेक्टर्स होंगे वो कौन होगा, प्लेटलेट। कंट्रोल सेंटर कौन होगा, प्लेटलेट और क्लोटिंग फैक्टर्स। जब इनफ बन जाएगा प्लेटलेट प्लग तो स्टॉप हो जाएगा फीडबैक साइकिल और क्लोटिंग वहाँ पर हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है नेगेटिव फीडबैक लूप। नेगेटिव मतलब डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब डायरेक्शन ऑफ चेंज को रिवर्स किया जा रहा है, उसे कम किया जा रहा है, उसे डिक्रीज़ किया जा रहा है। मतलब स्टिमुलस को इस तरह से रिस्पॉन्ड किया जा रहा है कि वो ओरिजिनल स्टिमुलस डिक्रीज़ हो जाए। इसका मतलब है कि अगर एक कंपोनेंट एक्टिवेट होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, इनएक्टिवेट होगा। जिस तरह से हम बैलेंसिंग करते हैं किसी चीज़ की, तो एक तरफ अगर वेट ज़्यादा हो जाए तो हम अपोजिट साइड पर वेट रखते हैं। तो इसका मतलब है कि एक कंपोनेंट अगर एक्टिव है तो दूसरा इनएक्टिव हो जाएगा। इससे क्या होगा कि चीज़ें कॉन्स्टेंटली मेंटेन रहेंगी और होम्योस्टेसिस बैलेंस होता रहेगा। हमें पता है कि हमारी होम्योस्टेसिस नेगेटिव फीडबैक लूप के ऊपर डिपेंड करती है। नेगेटिव फीडबैक लूप है जो मैकेनिज्म है जो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। लेट्स सपोज हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बैलेंसिंग हो रही है, पीएच की बैलेंसिंग हो रही है, मिनरल्स की, टेम्परेचर की, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो ये बहुत कॉमन है बायोलॉजिकल सिस्टम्स में। अब हम इसको टेक्निकल एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि नेगेटिव फीडबैक लूप ह्यूमन बॉडी में क्या रोल अदा करता है। फॉर एग्जांपल बहुत कॉमन एग्जांपल है थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर की रेगुलेशन। अगर आपकी बॉडी में स्टिमुलस होगा टेम्परेचर चेंज, आपकी बॉडी में टेम्परेचर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो स्टिमुलस क्या होगा, टेम्परेचर चेंज। अब वो सेंस कौन करेगा, वो सेंस करेंगी नर्व एंडिंग्स जो हमारी स्किन के अराउंड होंगी, उस एरिया के अराउंड नर्व एंडिंग्स उसको सेंस करेंगी और कंट्रोल सेंटर को मैसेज भेज देंगी। नेगेटिव फीडबैक लूप के केस में ज़्यादातर कंट्रोल सेंटर ब्रेन होता है। कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर है हमारे हाइपोथैलेमस में, वो उसको डिटेक्ट करेगा। उसे डिटेक्ट करने के बाद वो इफेक्टर्स को एक्टिवेट करेगा और कहेगा कि चेंज लेकर आओ। इफेक्टर्स कौन कौन होंगे, स्किन होगी, ब्लड वेसल्स होंगी और कुछ केस में मसल्स भी होते हैं। वो क्या करेंगे, स्किन डायलेट कर जाएगी ताकि हीट लॉस हो, स्वेट ग्लैंड स्वेट रिलीज़ करना शुरू कर देंगे ताकि वेपोरेशन हो और वेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, ये हमें पता है। और क्या होगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा और हीट इन्वायरमेंट में लॉस्ट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है तो फिर बिल्कुल ऑपोजिट होगा। ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट कर देंगी ताकि हीट बॉडी के अंदर ही रहे, ठीक है। स्वेट ग्लैंड स्वीट सिक्रीट नहीं करेंगे फ्लूइड ताकि वाटर रिटेंट रहे और हीट अंदर ही रहे। और तीसरी, मसल्स शिवर करना शुरू हो जाएंगे, उनकी कंट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगी। उससे क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी और बॉडी वार्म रहेगी और इस तरह से हीट बॉडी के अंदर ही रहेगी और बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। सेकेंड एग्जाम्पल है ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्या होता है, हम खाना खाते हैं, हमारा खाना खाने की वजह से मेटाबॉलिज्म होती है और हमारी ब्लड में एब्जॉर्प्शन के बाद ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ कर जाता है। अब जब ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ कर जाता है तो पैंक्रियास एक हार्मोन सिक्रीट करता है, इंसुलिन। वो इंसुलिन क्या करता है, उसको उस शुगर को सेल्स के अंदर लेकर जाता है और बाकी जो एक्स्ट्रा शुगर होती है उसे लीवर को दे देता है कि वो स्टोर कर ले। लीवर उसको स्टोर करता है और हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो जाता है और सेल के अंदर भी सफिशेंट शुगर चली जाती है। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद आपने खाना नहीं खाया हुआ तो ब्लड शुगर लेवल आपके डिक्रीज़ करना शुरू कर गई आपके ब्लड में। तो क्या हुआ, वही पैंक्रियास दोबारा से एक नया हार्मोन रिलीज़ करेंगे, ग्लूकागोन।
वो ग्लूकागोन क्या करेगी, जाएगी लीवर के पास और लीवर से कहेगी जो स्टोर हुई हुई शुगर थी उसे ब्लड में रिलीज़ करो। जब ब्लड में रिलीज़ होगी तो ब्लड शुगर लेवल मेंटेन हो जाएगी। अब ब्लड शुगर लेवल मेंटेन होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें पता है ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ हो तो वो टॉक्सिक बन जाएगी, हमारे ब्लड में टॉक्सिसिटी काज करेगी। और जब यही केस होता है डायबिटीज़ के साथ, वो हम आगे जाके देखते हैं। क्या होता है अगर फीडबैक लूप में डिस्ट्रप्शन आ जाए, वो ख़राब हो जाए, तो हमें पता है कि हमारी फीडबैक लूप हमारे होम्योस्टेसिस के साथ अटैच है। तो जो भी चीज़ फीडबैक मैकेनिज्म के साथ इफेक्ट करेगी वो होम्योस्टेसिस भी अफेक्ट करेगी, और जब हमारा होम्योस्टेसिस अफेक्ट होगा, हमारी बैलेंसिंग इफेक्ट होगी, तो क्या होगी, डिजीज़ होगी। जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, एसिड बेस इम्बैलेंस और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हमें डिजीज़ क्यों होती है? क्योंकि हमारा फीडबैक मैकेनिज्म ठीक से काम नहीं कर रहा होता, वो काम नहीं कर रहा तो होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं हो रही और अल्टीमेटली आपको डिजीज़ होती है। हम इस एग्जाम्पल लेते हैं डायबिटीज़। डायबिटीज़ में क्या होता है कि हमारे पैंक्रियास इंसुलिन नहीं स्क्रीट कर रहे होते, पैंक्रियास सही से काम नहीं कर रहे होते, कंट्रोल सेंटर सही से काम नहीं कर रहा कि वो इंसुलिन रिलीज़ करे। जब इंसुलिन रिलीज़ नहीं करा तो हमारे ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है और हमें डायबिटीज़ होती है। ठीक है, जो ब्रोकन फीडबैक लूप होता है हार्मोन इंसुलिन के अराउंड, उसकी वजह से क्या होती है, डायबिटीज़ होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। टेक केयर एंड स्टे क्यूरियस।